70 साल की महिला ने हाथ में एक मिट्टी का कटोरा टाइप ले रखा था, जिससे कभी आपने देखा हो तो पंछियों को पानी पिलाते हैं, या हमारे यहाँ पर उसे तौली बोला जाता है, यानी मिट्टी का एक बर्तन सा होता है। उसमें उसने आग जला रखी है और आग में से तेज दुर्गंध या सुगंध, कुछ भी कहूं, वो बहुत जोर से आसपास फैल रही है। ये महिला अपने होठों को चला रही है। होठ ऐसे चल रहे हैं मानो किसी मंत्र का जाप कर रही हो। सामने वाला पड़ोसी ये सब कुछ देखता है। देखते देखते इस पड़ोसी को बहुत तेज गुस्सा आता है। गुस्से में दोस्तों ये पड़ोसी अपने घर से एक कुल्हाड़ी यानी एक तेज धार हथियार, जो बहुत भारी होती है, जिससे पेड़ों को काटा जाता है, उसको लेकर और कहता है कि तुमने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, तुम मेरे सामने रहती हो, मेरे घर पर तंत्र क्रिया करती हो। ये सब कुछ कहते कहते इस 70 साल की महिला की तरफ बढ़ता है और दोस्तों इस महिला के ऊपर वार कर देता है। मंजर इतना भयंकर होता है, इतना दर्द भरा होता है कि आसपास खड़े लोगों की, जो एक आदि वहां पर खड़े हुए होते हैं, चीखें निकल जाती हैं। और जब वो ये सब कुछ करता है तो सभी लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं। एक क्षण भर में 70 साल की महिला अपनी आंखें बंद कर लेती है। उस कुल्हाड़ी से इतने वार किए जाते हैं इस व्यक्ति के गुस्से के कारण। ये कहता है कि तुम मेरे घर पर तंत्र क्रिया करती हो, तुमने मेरे बेटे के साथ सही नहीं किया है। क्या सच में ही वो महिला तंत्र क्रिया करने में माहिर थी? कौन सा तंत्र उसने उसके बेटे पर किया था जिसका गुस्सा उसे उतना आया? मैं आज आपसे एक बात दावे के साथ कहना चाहती हूँ। आज की घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी आंखों से पट्टी उतरेगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों ये घटना सच्ची घटना है और ये यहाँ पर दिल्ली, जिसे हम राजधानी कहते हैं, दिल्ली से ये घटना आती है। दिल्ली में एक मोहल्ला होता है और इस घटना को जब आप लोगों को बताऊंगी तो शायद आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही रहते हैं। तो मैं आप लोगों को इस घटना को क्यों सुनाना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना बने, आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, आपके घर में तंत्र क्रिया या मंत्र क्रिया ना हो। क्या दोस्तों सच में ही तंत्र क्रिया होती है? पहली बात आपको सिद्ध कर दूं कि तंत्र मंत्र की क्रिया होती है, लेकिन वो क्रिया भी तभी काम कर पाती है जब हमारे कर्म अच्छे नहीं है, या हम भागवत पार्षद या भगवान के आश्रय में नहीं है, भगवान को नहीं मानते हैं, हम दोगली जिंदगी जीते हैं। समझ लीजिएगा ये तभी आपके ऊपर असर करेगा। हाँ है जरूर, मैं कहती हूँ इस बात को, तंत्र मंत्र क्रिया है, काला जादू भी है, भूत प्रेत भी होते हैं, पिशाच भी होते हैं, यक्षिणियां भी होती हैं, ये सारी चीजें सत्य होती हैं। अब हम कह रहे हैं तो सत्य ही है। दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है कि क्या उस बुजुर्ग महिला ने, 70 साल की बुजुर्ग महिला ने ऐसा किया? क्यों किया? एक बच्चा जो करीबन 7 साल का था, उसके ऊपर वो तंत्र क्रिया क्यों करती है? क्या ये मामला है? बहुत रोचक सी घटना है, सुनोगे तो सच्चाई तक जाओगे और सच को हमेशा खंगालना हमारा काम है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि परिवार के सामने पूरा सत्य आए। रोचक सी घटना है, ध्यान लगाकर सुनना। दोस्तों आपको हमारे साथ दिल्ली चलना होगा। दिल्ली के एक मोहल्ले में चलना होगा जहां पर श्रद्धा और पंकज रहते हैं। श्रद्धा और पंकज दोनों पति पत्नी होते हैं और इनका एक बेटा होता है जिससे ये आनू कहकर बुलाया करते थे। बात 2003 की होती है, 2003 का टाइम होता है। ये अपने मोहल्ले में बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी कुछ भी नहीं थी। यहाँ पर श्रद्धा और पंकज बहुत खुश मिजाज थे, हमेशा खुश रहने वाले और सबके सुख को देखकर सुखी रहने वाले और दुख को देखकर दुखी रहने वाले। अब सन आता है 2004। 2004 में इस मोहल्ले में दो लोगों की और यहाँ पर कहते उपस्थिति होती है, यानी दो लोग और इसमें आते हैं, जिसमें 70 साल की महिला थी। आप सोचिए 70 साल की महिला आती है वहां पर, और इनके पति इनसे भी बड़े थे, यानी 74 साल 4 साल के इनके पति थे। इस महिला का नाम सरोज होता है। सरोज अपने पति के साथ आती है। बेटे बेटियां सब सक्षम थे,
कोई विदेश गया था, कोई दूसरे शहर में रहता है, बेटियां अपनी ससुराल में थी। ऐसे परिवार से ये महिला आती है। अब जैसे ही पड़ोस में जब नए पड़ोसी आते हैं, वो भी बुजुर्ग, तो श्रद्धा उन्हें देखकर भावुक हो जाती है। उन्हें खाना का पूछती है, खाने के लिए, चाय पानी के लिए। श्रद्धा और सरोज के अंदर बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी दोनों एक दूसरे की पक्की सहेली बन जाती हैं। जबकि उम्र का बहुत फासला था। श्रद्धा अब अपने घर में कुछ भी बनाती है तो श्रद्धा अपनी आंटी सरोज को जरूर देकर आती है कि भाई आंटी, मैं आपको बहुत मानती हूँ, आप बुजुर्ग हो। अपने पति को भी कहती है कि अंकल आंटी बहुत बुजुर्ग हैं, आप इनकी मदद कीजिएगा। कोई भी सामान अगर बाजार से मंगाए तो इनको बेझिझक होकर आपको लाकर देना है। यानी दोनों ही पति पत्नी बहुत ही ज्यादा इस 70 साल की सरोज की मदद करते हैं। आप सोचिए, 70 साल की बुजुर्ग महिला, उसके लिए इतनी मदद होती है तो वो आंखों में आंसू भर लाती है। श्रद्धा, तुम अब तक कहाँ थी? मानो कि तुम्हारी कमी, यानी जो तुम मेरी जिंदगी में आए हो, ये कमी खल रही थी मुझे। बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी बेटी की तरह मेरी केयर करती हो। काश मेरे बच्चों को भी मेरे लिए यही सब कुछ सोचने को मिलता, मेरे लिए वो मानते, लेकिन क्या करें, सब अपने अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। तुम्हारे अंकल जी यहाँ पर तनख्वाह पर, इन पर हम पल रहे हैं। उन लोगों ने कहा है कि जब बिल्कुल सब कुछ करना बंद हो जाएगा तब वो हमें लेकर जाएंगे। इस तरह से ये दोनों महिलाएं आपस में बात करती हैं। यहाँ पर श्रद्धा जो होती है, पंकज को एक एक बात बताया करती थी, ये तो बहुत दुखी हैं, बच्चे दूर रहते हैं, ऐसा है वैसा है, सारी बातें बताया करती थी। सरोज हर एक बात को साझा करती है, हमेशा कहती रहती है कि मेरी तो तुम जैसी बहू होनी चाहिए थी, या तुम जैसी बेटी होनी चाहिए थी। आनू भी आधे वक्त अब सरोज के पास खेलने लगा था। सरोज के पास खेलने लगता है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीने बीतते हैं इसी तरह से। अब दोस्तों, यहाँ पर जो सरोज होती है उसे क्या आदत है, सामग्री को जानते हो आप? सामग्री में सरोज कपूर और एक जो चोबगंध होती है, गंधक जिसे बोला जाता है, गंधक भी कहते हैं उसे, और चोबगंध भी कहा जाता है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाली एक ऐसे ही यहाँ पर उसको गंधक कहा जाता है। दिवाली पर भी यूज किया जाता है। उसकी वो गले में लगता है ना, मिर्च सी लगती है उसको, अगर अग्नि पर हम डालते हैं आग पर तो वो बहुत ज्यादा गले में लगती है। सरोज को क्या आदत थी, वो शाम के वक्त एक मिट्टी के बर्तन में आग जलाकर और उस गंधक को पूरे घर में दिया करती थी ताकि नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर रहे, उसका ये मानना था। लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धा बिल्कुल विपरीत थी। वो ऐसी चीजों को मानती नहीं थी, अपने घर में बहुत अच्छे से रहती है। अब कुछ दिन तक तो श्रद्धा को पता नहीं चलता है, लेकिन श्रद्धा को पता चलता है कि हमारी जो पड़ोस वाली सामने वाली आंटी हैं सरोज, वो कुछ मिट्टी के बर्तन में ऐसा करती हैं। अब वो पड़ोसियों से भी जा जाकर कहने लगती है, अरे ये हमारे नए पड़ोसी जो आए हैं, बुजुर्ग हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। दूसरी आदत क्या थी सरोज की, सरोज शाम के वक्त दिया, यानी तेल का दिया अपने द्वार पर जलाया करती थी। इस दिए से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जो पहली आदत थी कि यानी एक मिट्टी के बर्तन में आग जलाकर और सामग्री और गंधक को डालकर, तो उसकी जो स्मेल थी ना, उसमें तिल विल भी डाला करती थी, तो उसकी जो महक थी वो लोगों को परेशान करती थी, क्योंकि जलन लगती थी, मिर्ची सी लगती है। अब ज्वालामुखी के पास जाओगे तो वहां पर भी गंधक वहीं से निकलती है, तो वहां पर भी ऐसे ही जलन और मिर्ची सी लगती है। अब दोस्तों, यही सब कुछ हो रहा था। ये सब कुछ होते होते अब यहाँ पर श्रद्धा कहती है, मुझे लगता है कि सरोज आंटी को काला जादू करती हैं। अब बात क्या होती है कि एक दिन सरोज अपने पूजा घर में बैठी हुई थी, तो वहां पर सरोज ने शनिदेव भगवान के लिए एक मंदिर यानी एक काला कपड़ा रख रखा था। वो जाने वाली थी या दान करने वाली थी, उसकी कोई खुद की मनसा होगी। अब उसको श्रद्धा अपनी आंखों से देख लेती है। उसके पास कलाया उसने उसमें लपेट रखा था। काले कपड़े का मंदिर में क्या होना, मतलब सारी चीजें उस महिला के अपोजिट यानी विरुद्ध खड़ी हो जाती हैं सरोज के। श्रद्धा ये बात भी अपने पति को बताती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है। श्रद्धा ने अपने बेटे को उनके घर जाने से बंद कर दिया। अब श्रद्धा का बेटा एकदम से बीमार पड़ता है। दोस्तों, बीमारी ऐसी होती है कि डॉक्टर के पास ले जाते हैं लेकिन ठीक नहीं होता। श्रद्धा एकदम से कहती है कि जब से ये नए पड़ोसी आए हैं तब से हमारी जिंदगी बदल नहीं गई है। दूसरी तरफ जो यहाँ पर श्रद्धा का पति था, उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। या तो ये इत्तेफाक थे
या ये कुछ और ही दर्शा रहा था। देखो कैसे विधान बनता है, ये चीज मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर पंकज की नौकरी छूट जाती है, बेटा बीमार हो जाता है। करीबन 15 से 20 दिन जब इलाज बेटे का कराते हैं तो बुखार नहीं उतरता है। अब बहुत बड़ी बात कहां पर होती है, जैसे ही उस बेटे के डॉक्टर जरूरी चेकअप लिखते हैं, भाई हम इतने दिन से देख रहे हैं आपका बेटा ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके चेकअप कराते हैं। अब जैसे ही डॉक्टर रिपोर्ट यानी चेकअप कराते हैं तो चेकअप में आता है कि इस 7 साल के आनु को ब्लड कैंसर है। अब ये बात भी अब श्रद्धा के पति के मन में बैठ जाता है कि जब से ये बुजुर्ग दंपत्ति आई है तब से हमारे जीवन में अंधेरा होने लगा है। हो ना हो ये बुजुर्ग महिला हमारे ऊपर जादू टोना कर रही है, ये कुछ ना कुछ कर रही है। अब श्रद्धा एक दिन कहती है कि आंटी क्या आप कोई काला जादू करती हो? वो आमने सामने जाकर पूछ लेती है। यहाँ पर सरोज कहती है कि अरे बेटी मैं काला जादू क्यों करूंगी, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो वो कहती है कि आंटी आप तेल में काले तिल डालकर दरवाजे पर क्यों जलाती हैं? आपके मंदिर में काला कपड़ा क्यों है? आप ऐसी चीजें क्यों करती हैं? तो सरोज बहुत अजीब भरी नजरों से इस श्रद्धा की तरफ देखने लगती है। बेटा तुम कहना क्या चाहती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन दोनों महिलाओं में बात ही बात में विवाद बन जाता है। विवाद ऐसा बनता है कि दोनों में तेज तेज लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के बाद दोस्तों पंकज इस लड़ाई के बीच में आता है, उधर सरोज का पति इस लड़ाई के बीच में आता है। श्रद्धा को घर ले जाया जाता है, सरोज को भी चुप करा दिया जाता है। लेकिन सरोज अब अपने जो श्रद्धा होती है, सरोज इस बात को भूल चुकी थी। सरोज श्रद्धा को बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन श्रद्धा अब अपने पति के कान भरती है। हो ना हो इसी ने मेरे बेटे के ऊपर कुछ कराया है, तुम्हारी नौकरी भी इसी की वजह से गई है। अब व्यक्ति अपनी पत्नी की बात सुनेगा। यहाँ पर जो पंकज है इन सारी बातों को सुनकर और इन पर अमल करता है। अब पंकज भी उन बातों को नोटिस करने लगा था। सरोज अपनी आदतों से बाज नहीं आती है। उसकी एक नियम था, वो जोतवाती करती थी यानी पूजा पाठ करती थी, तो उसके वक्त तुरंत वो उस काम को किया करती थी। दोस्तों उस काम में लगी रहा करती थी, यानी शाम के वक्त सामग्री और गंधक और तिल विल ऐसी चीजों का वो घर में धुनी दिया करती थी, यानी घर में सारे घर में लेकर घूमा करती थी। बहुत सारी महिलाएं करती होंगी, मुझसे जुड़ी हुई हैं, वो भी मेरे परिवार के सदस्य भी करते होंगे। अब दोस्तों पंकज इन चीजों को देखता है, जब वो खुद नहीं करते तो दूसरा करता है, तो फिर तो ये गलत है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रोज वो नोटिस करता है, उसने अपने घर के सामने एक कैमरे की तरह अपनी नजर बनाई। वो हमेशा सरोज पर ही ध्यान रखता है, सरोज को ही देखता रहता है और बार बार दांतों को पीसता है। दूसरी एक तरफ बेटे का इलाज का खर्चा, दूसरी तरफ नौकरी से हाथ धोकर घर बैठा हुआ था। तीसरी बात बेटे को आराम नहीं था, एक ही बेटा था, बड़ी मुसीबतें सामने आ रही थी। वो हमेशा अपनी दाढ़ को पीसता था, यानी दांतों को पीसता था कि ये बुढ़िया हमारे घर को बर्बाद करेगी। अब वो कॉलोनी में एक बात फैलाता है कि फलानी जो आंटी है सरोज, वो यानी काला जादू करती है। अब लोग कहीं ना कहीं सरोज से कटने लगे थे। सरोज एक दिन अपने पति से रोने लगती है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, बच्चे भी दूर रहते हैं, हम यहाँ पर एक नई जिंदगी की आस में आए थे कि जितने भी दिन हैं थोड़ा शांति से बीत जाएंगे। यहाँ के लोग भी हमसे नफरत करने लगे हैं, पता नहीं कौन से कर्म हमारे सामने आ रहे हैं जो हमें पड़ोसी भी ऐसे मिले। इसी तरह से बातें होती रहती हैं। अब एक दिन जो यहाँ पर सरोज है वही काम, मिट्टी के बर्तन में आग लगा रखी थी, कपूर जल रहा था, गंधक उसमें थी, काले तिल थे और सामग्री थी और बहुत तेज धुआं लेकर अपने घर में घूम रही थी। धीरे 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 धीरे, वरना बुजुर्ग जब 70 साल उम्र है तो कहाँ इतना इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन वो थोड़ी सी नेम की पक्की थे। दोस्तों ये बात देखकर जो पंकज है घर पर पड़ा था, घर से एक कुल्हाड़ी लेता है जो वो अपने आंगन में पीछे की तरफ पेड़ लगे हुए थे, थोड़ा सा ऐसा इलाका होता है, और छांटने के लिए पता नहीं गांव से लेकर आया था, कैसे न कैसे यानी इंतजाम किया था, ये तो बाद में पता चलेगा। और भागता है, कहता है कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। लोग सुनकर बाहर निकलते हैं कि आज ये पड़ोस वाला इतना क्यों चिल्ला रहा है। पंकज तेज रफ्तार में जाता है। दूसरी तरफ सरोज के पति भी ये बात सुनते हैं, वो अपने कमरे से जैसे उठकर कोशिश करते हैं लेकिन उनसे उठा नहीं जाता है। पंकज इस बुजुर्ग महिला के सर पर वार करता है। दोस्तों वार पर वार करता चला जाता है। वो काल मंडरा रहा था इस बुजुर्ग महिला का पंकज के हाथों, और पंकज इस बुढ़िया को नींद सुला देता है, यानी बिल्कुल जान से मार देता है। मारने के बाद वहीं पर बैठ जाता है।
पुलिस का इंतजार करता है। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। यहाँ पर उस बुजुर्ग महिला के परिवार वाले आते हैं। इधर उधर थे जो बच्चे इधर उधर रह रहे थे। बड़ी संशय भरी बात थी कि एक व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया और ऐसा किया तो किस बिना पर किया। सभी में ये चर्चा फैलती है। पुलिस को खुद अपने आप को अरेस्ट करा देता है जो पंकज होता है कि भैया मुझे अरेस्ट कर लो। वहां पर पुलिस उससे जब पूछताछ करती है कि पंकज तुमने ऐसा क्यों किया, तो इसने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये मेरी बेटी को मार देती। ये बुजुर्ग महिला मेरे बेटे पर काला जादू कर रही थी। पुलिस इस बात को हैरान हो जाती है सुनकर। हैरान क्यों हो जाती है? क्योंकि कानून में इन बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों यहाँ पर पुलिस तहकीकात करती है तो कहीं से भी कोई ऐसा सूत्र नहीं मिलता है जहां पर ये लगे कि ये जो बुजुर्ग महिला सरोज थी वो काला जादू कर सके। कहीं पर भी कोई यानी ऐसी चीजें नहीं थी। अब यहाँ पर पुलिस जब सबूतों के साथ पंकज के सामने पेश होती है, कहती है कि पंकज तुम्हारे ऊपर काल सवार था। वो बुजुर्ग महिला बहुत भली थी, बहुत अच्छी थी और बहुत ही ईमानदार थी। तुमने एक निर्दोषी महिला को इस दुनिया से दूर भेज दिया। केवल वो सामग्री की धुनी अपने घर में लगाया करती थी जो एक पूजा के अंतर्गत आती है। काले जादू से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। क्योंकि पंकज बताता है कि भाई हमारी नौकरी छूट गई, ये सब कुछ हो गया, इसलिए मैंने इस बुजुर्ग महिला को रास्ते से हटाया है, ये सब कुछ किया है। पुलिस कहती है कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है। भाई तुम्हारे कर्मों का फल है। इतने समय तक ही तुम्हें नौकरी मिली है। कभी कभी संजोग ऐसा नहीं होता है, घर में कुछ विपरीत चीजें चलने लगती हैं तो मानो पूरी कयामत एक साथ आ गई हो। एक साथ हमें सारी चीजें नसीब होने लगती हैं। हमारे घर में नुकसान पर नुकसान हो जाते हैं। औरों की मैं क्या बात करूं, जो पिछली बार दीपावली गई थी मैं आपको बताऊं, मेरे घर में 18 बार बिजली का मतलब सामान खराब हुए थे। आपको मैं गिनाऊं ना तो आप यकीन न मानेंगे। करीबन 10 दिन के भीतर भीतर पानी की मोटर से लेकर, यानी जो समर होता है, समर से लेकर, पंखे से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, और मेरे घर में बहुत सारे पंखे हैं, सारे पंखे खराब हुए। एसी से लेकर, और यहाँ पर गैस तो चलो बिजली से दूर है, गैस पर नुकसान हुआ और रहा सहा नुकसान मैंने कर दिया। इनका फोन उठाकर मैंने इनके पैंट में रखा हुआ था और वॉशिंग मशीन चल रही थी और मैंने इतना महंगा फोन वॉशिंग मशीन में डाल दिया, उसका भी नुकसान हो गया। मतलब मैं बता रही हूँ दिवाली पर धनतेरस वाले दिन का मेरे, और हाँ हमारा एक बिजनेस है, उस बिजनेस के तहत हमें वहां पर भारी नुकसान होता है। मैं ये आपको दीपावली की बातें बता रही हूँ। कभी कभी संजोग ऐसा बनता है हमारे घर में, उस समय कैसी दीपावली, करीबन बहुत सारा मैं आपको बताऊंगी तो आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब लाखों में मुझे नुकसान हुआ था करीबन 10-11 दिन के भीतर। किसी को तो हमें कैश देने पड़े थे क्योंकि वो मैटर हो गया था कि थोड़ा सा किसी की गाड़ी से छिप जाओ तो भैया पैसे दो, और नहीं तो फिर तुम नहीं और हम नहीं। मतलब किसी का वाहन हमें बनवाना पड़ा। हमारे घर में इतने नुकसान। समर, मैं जो कह रही हूं आप समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे ही भाग्य यानी हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। किसी का कोई दोष नहीं है। पंकज के सर पर खून सवार था। उस महिला की मृत्यु उस पंकज के हाथों होनी थी किसी ना किसी। यहाँ पर तो कोई राइट भी नहीं बन रहे, कोई ऐसी चीज भी नहीं बन रही। देखो अपने आप अधर से अधर, कहां से कहां काल ने कितनी सारी बातों को रचा, और रचते हुए काल ने उस महिला की मृत्यु पंकज के हाथों करवा कर ही रखी। बेटा पंकज का नहीं बच पाता है क्योंकि ब्लड कैंसर था, वो नहीं बच पाता है, इस दुनिया से चला जाता है, सरवाइव नहीं कर पाता है। पंकज जेल की हवा खाता है क्योंकि उसने उस बेकसूर बुजुर्ग महिला को मारा था। पत्नी अकेली रह जाती है। वो सोचती है कि हाँ, बाद में उसे महसूस होता है कि हमने गलत किया है, हमने सही नहीं किया, मैंने और मेरे पति ने गलत किया है। दोस्तों ये सारी बातें हमें बाद में महसूस होती हैं। अब मैंने ये घटना आप लोगों के सामने क्यों रखी? देखो गृहस्थ आश्रम में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। कोई अपने घर में कुछ भी करे, अगर हम भगवान की शरण में है ना, तो कोई बड़े से बड़ा राक्षस भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा कुछ भी हो, हमारे कर्म अच्छे हैं और हम भगवान के आश्रय में हैं, तो किसी का काला जादू भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। केवल हमें उनसे दूरी बनाकर रहनी चाहिए, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अगर पंकज उस वक्त शांत रह जाता तो शायद सरोज भी अपनी मृत्यु के बल मरती, यानी उसके जुम्मे ना पड़ती। और दूसरी तरफ
पंकज भी अपनी पत्नी के साथ रह पाता, अपनी पत्नी को सपोर्ट कर पाता, क्योंकि पंकज एक तरफ जेल में बैठ जाता है, पत्नी को बेटे का इलाज कराना पड़ता है, दोनों पति पत्नी वहां पर रहते हैं, महिला को अपने गांव आना पड़ता है, गांव में वो जिंदगी गुजारती है। तो ये वो कहानी थी जो हमें सीख देकर जाती है। दोस्तों सच्ची घटना है, अखबारों में छा गई थी जिस वक्त इस बात के बारे में पता चलता है। बहुत निर्दयी बन जाता है पंकज, एक छोटे से विवाद को लेकर इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा काम तय हो जाता है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आप बताइए कि इसमें किसका दोस्त था, किसकी यानी किसके दिमाग की हालत सही नहीं थी, मैं क्या कहूं, और कौन ऐसा, यानी ये हमारा काल बनता है। कभी कभी आपने देखा होगा हम सामने वाले से कुछ नहीं कहते, वो फड़ाक हमारे चेहरे पर तमाचा रख देता है। ये भी हमारे ही करे हुए कर्मों से एक ऐसा समय बनता है जो हमें वहां पर देखना होता है, क्योंकि हमें शर्मिंदगी महसूस होगी या कुछ भी होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा अगला पिछला कर्म होता है। सबसे बड़ा हम तो यही कहेंगे कि कर्म प्रधान है, अच्छे कर्म रखिए, अच्छे कर्म करोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,